we are continuing with the current affairs. We are continuing with the current affairs for science and technology. We are moving as per schedule. We had the target कि हम 10th October तक maximum portion cover कर दें. So by tomorrow we'll be covering our science and technology. So Envision mission related to what? Envision mission is related to what? बताइए. Envision mission is related to what? So mission to Venus. To study the atmosphere and surface of Venus. चाइना का आर्टिफिशियल सन किस लिए बन रहा है? चाइना का आर्टिफिशियल सन किस लिए बन रहा है? क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी और लाइट फ्यूजन के से लिए होगा. ये बात ध्यान फ्यूजन रखो. से होगा. नो, फ्यूजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर. फ्यूजन ही तो. FU. फ्यूजन, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन. ठीक है, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन. याद रखो. ठीक है, याद रखो. ठीक है, चाइना से हम हाथ जोड़ लेते हैं, भाई साहब दूर रहो. ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि फ्यूजन है. ओके, वेरी गुड. क्योंकि बेटा फ्यूजन देगा ऑप्शन में यूपीएससी, बहुत जालिम है. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक जिसे नहीं पता उसके लिए तो यूपीएससी बहुत सर जालिम. फ्यूजन कंट्रोलेबल नहीं होता है ना? फ्यूजन नहीं को बेटा, कंट्रोल कर सकते. कंट्रोलेबल तो दोनों नहीं होते, कंट्रोल करना होता. एटम बम क्या है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही तो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब. सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मगर वो नहीं कर सकते ना अपन. देखिए, अगर उसे कंट्रोल करेंगे तो वो एनर्जी की तरह यूज होगा. अगर वो अनकंट्रोलेबल होगा तो इट विल बी एक्टिंग लाइक अ बॉम्ब. ठीक है, बचपन में पढ़ते थे ना साइंस, बून और बेन.
सॉरी आज डिस्टर्ब हो रहा है, एक्चुअली देयर इज नो वन एट माय प्लेस एंड एवरी टाइम समवन इज कमिंग। चलिए हम लोग अब आगे का शुरू करते हैं, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड टिल ओसिरिस रेक्स तक कर लिया था, ओसिरिस रेक्स तक कर लिया था, वेरी गुड। नाउ यू नो व्हाट इज रैमजेट, यू नो व्हाट इज रैमजेट? सर इंजन टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड होती है बेटा? इंडियन टेक्नोलॉजी है रॉकेट, रॉकेट से होती है, वेरी गुड। किस काम आता है ये? मिसाइल्स वगैरह। मिसाइल्स नहीं। अब देखिए आप अगर कोई भी मिसाइल यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एयर में एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं दैट हैज टू ट्रैवल इन द एयर, तो दैट विल नीड एन ऑक्सीडाइजर, क्योंकि कोई भी फ्यूल बर्न करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, कोई भी फ्यूल बर्न करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, इतना तो हमको पता है। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन आफ्टर अ पॉइंट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, है ना, है ना, है ना। क्यों होती है बताइए? वेरी गुड, सब हाँ बोल रहे क्यों होती है, बस ये बता दीजिए, है ना। सर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हाँ, एयर का प्रेशर नहीं बेटा, बताओ, बेसिक बेसिक साइंस पूछ रहे हैं। बेसिक साइंस पूछ रहे हैं। अरे ट्रोपोस्फेयर के बाहर ऑक्सीजन कहाँ होती है? और बट सर आपका जो ट्रोपोस्फेयर के नीचे भी तो मिसाइल यूज करते हैं ना। ट्रोपोस्फेयर के लिए तो करते, 8 किलोमीटर तक होता है। अब समझो मिसाइल, रुको, अब साइंस साइंस समझो, अगर आप आपकी दिक्कत नहीं है, हम समझाते हैं। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। ये अच्छा सवाल है, सबके दिमाग में आया होगा, लेकिन बस ये है कि राहिल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सबकी। वेरी गुड। अगर हमें ये ऐसे भेज रहे, मिसाइल ऐसे भेजते हैं, या फिर वेरी गुड, मिसाइल सिर्फ ये नहीं होती है, ये तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ऐसे भी तो होते हैं सरफेस टू एयर। वेरी गुड। अब प्लेन कहाँ ट्रैवल करते हैं सरफेस टू एयर, किसके लिए होती है बच्चों? एयरप्लेन्स या कोई भी ऐसा, या 12 ड्रोन है, किलोमीटर या ड्रोन है उसको टारगेट करने के लिए। वेरी गुड। वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं एरोप्लेन्स? एरोप्लेन्स कौन सी लेयर में उड़ते हैं बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, लेवल कम होने लग जाता है। लेवल कम होने लग जाता है। वेरी गुड। प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन लगभग लगभग ऐसी बिल्कुल गायब सी ही हो जाती है ना, लगभग गायब सी हो जाती है, बहुत कम होती है। वेरी गुड। तो हमें यानी कि ऑक्सीडाइजर तो चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर हमारा कोई ऐसा, अगर हमारे पास कोई ऐसा इंजन हो जो एयर की ही ऑक्सीजन को लेके उसे कंप्रेस करके, एयर की ऑक्सीजन लेके उसे कंप्रेस करके हमारे काम आए, तो बहुत से इंजन होगा, उस इंजन को बोलते हैं रैम जेट, ठीक है। अगर वो सुपरसोनिक स्पीड के लिए होता है उसको बोलते हैं स्क्रैम जेट, ठीक है, सुपरसोनिकली कंप्रेस्ड। अब ऐसा एक टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप करी है जहां पर सॉलिड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी में यूज होगा। पहले लिक्विड फ्यूल होता था, अब सॉलिड फ्यूल भी रैमजेट टेक्नोलॉजी में यूज होगा, ठीक है। ये उन्होंने सक्सेसफुली दे हैव कंडक्टेड द डेमोन्स्ट्रेशन। समझ में आ गया रैमजेट क्यों यूज होता है? समझ में आ गया क्या फायदा होता है? समझ में आ गया। अब अगर हमारा मिसाइल है उसमें ऑक्सीडाइजर नहीं हम कैरी कर रहे हैं, तो क्या वो ज्यादा दूर तक जा सकता है? जा सकते हैं सर, उसके नॉस्ट्रिल जो ऊपर से बड़े कर देंगे तो वो खुद ही अपनी जो ऑक्सीजन होगा वो कैप्चर कर सकता है। वेरी गुड, ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ कंप्रेस किया, निकाल दिया, ठीक है। नॉस्ट्रिल बोलते बेटा, नोजल, ठीक है, नॉस्ट्रिल होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, नोजल्स, क्योंकि हो सकता है सब पता हो, कंफ्यूज हो जाओ आप कि हमने तो कुछ और पढ़ा था, ठीक है। नोजल्स, यहाँ इनलेट होता है, ठीक है, ये इनलेट होता है, ये यहाँ पर उसको ऑक्सीजन यूज करी, कंप्रेस करी और एग्जॉस्ट करके निकाल दी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। एक तो लॉन्गर रेंज, दूसरा बिगर वॉरहेड, ज्यादा वेट कैरी कर सकता है ऑक्सीडाइजर की वेट की जगह, है ना। तो ये एडवांटेज है स्क्रैम जेट का।
so they'll be using atmospheric oxygen. क्या में कोई दिक्कत, कोई बातचीत, कोई टेंशन, कोई मेंशन, एनी टाइप बुढ़ापा पेंशन? नो, वेरी गुड। नासा का एक मिशन है, ठीक है, नासा का एक मिशन है, नासा का रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस। नासा का रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च इन 2020, जुलाई 2020। कहाँ के लिए है? मार्स के लिए, ठीक है। परसिवरेंस कहाँ के लिए है? मार्स के लिए। इट वाज लॉन्च इन 2020। क्या काम है इसका? काम है टू सीक द साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड द कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ रॉक एंड रेगोलिथ टू पॉसिबली रिटर्न द टू अर्थ। मतलब इट इज अ मार्स लैंडिंग मिशन वेयर इट विल बी कलेक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम मार्स। ये सबसे बढ़िया चीज समझिए इसकी, इट इज फ्यूल्ड बाय इलेक्ट्रिकल पावर जो प्लूटोनियम की रेडियो एक्टिविटी डीके से है, यानी कि दिस इज अ रेडियो एक्टिवली पावर्ड मिशन। इट इज अ रेडियो एक्टिवली पावर्ड मिशन। ये जो इसकी एनर्जी है ये रेडियो एक्टिवली पावर्ड है। ओके, वेरी गुड। क्या करेगा मार्स? बता ही दिया है, ये एक्सप्लोर करेगा। कहां पर करेगा? देयर इज अ क्रेटर इन ऑन मार्स दैट इज कॉल्ड एज जिज़ोरो क्रेटर, ठीक है, जिज़ोरो क्रेटर, ये इसके लिए है। अब मार्स का एक और नासा का एक और मिशन है दैट इज इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर। ये क्या करेगा? वहां पर ड्रोन की तरह मार्स पे ऑर्बिट करेगा, मतलब सरफेस पे ऑर्बिट में नहीं, सरफेस में ही मार्स के इट विल बी गोइंग एज अ ड्रोन एंड क्लिकिंग द पिक्चर्स, ठीक है। बहुत ज्यादा साइंस होगी, जो याद रह जाए ठीक है, जो नहीं याद रहे उसको भूल जाना, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके हम लोग पढ़ेंगे। We'll mark it as star and this is very important for us. What is it? It is the NASA's InSight lander. It is the NASA's InSight lander. इसका काम क्या है? ठीक है, ये समझना है। InSight lander है कहां के लिए? InSight lander is for which planet? Mars. ओके, हमें किसके इनसाइट चाहिए? मार्स। वेरी गुड, याद करने का था। इनसाइट कहीं कहां की चाहिए? इनसाइड की इनसाइट चाहिए। इट विल penetrate deep on the Martian surface. It will penetrate deep on the Martian surface. ये जो है मार्शियन सरफेस के डीप में पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, अभी तक क्या था? जो सरफेस पे मिला वो उठा के ले आएंगे, ऑर्बिट कर लेंगे, क्रैश लैंडिंग कर लेंगे। ये विल अंडरस्टैंड डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ मार्स, ठीक है, अंडरस्टैंड डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ मार्स। इसमें क्या हमें पता लगेगा उससे? अगर हमने मार्स के सरफेस को रीड किया, व्हाट अंडरस्टैंडिंग विल वी गेट? हमको क्या सीखने को मिलेगा ये बताइए। सर ये मार्स रहने लायक है या नहीं? नहीं नहीं, मार्स तो रहने लायक तो है कि नहीं वो तो ऊपर से ही पता लग जाएगा। अच्छा, अर्थ रहने लायक है कि नहीं, अर्थ के अंदर जाके थोड़ी पता लगेगा। रिसोर्सेज, मार्स बना कैसे उसके इंटीरियर से पता लगेगा, और प्लैनेट्स कैसे बन रहे थे उनसे भी पता लगेगा कि रॉकी प्लैनेट्स, या क्योंकि मार्स और अर्थ में बहुत ज्यादा दूरी तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि हाउ द सरफेस और द इंटीरियर ऑफ दैट प्लैनेट वाज मेड, उससे क्या पता लगेगा हमको? हमको उससे आइडिया लगेगा अर्थ भी कैसे बनी थी। तो पहला क्या है? इट विल पेनिट्रेट डीप बीनीथ द मार्शियन सरफेस। सेकंड, ये मार्शियन सरफेस पेनिट्रेट करे, व्हाट विल इट स्टडी? इट विल मेजर द हीट आउटपुट एंड लिसनिंग फॉर मार्थक्वेक। मार्थक्वेक्स क्या है? अर्थ पे अर्थक्वेक आते हैं, मार्स पे मार्थक्वेक आते हैं, ठीक है। मार्स पर अर्थक्वेक नहीं आते हैं, ठीक है, मार्स पर अर्थक्वेक नहीं आते हैं, ठीक है। एंड इट विल आइडेंटिफाई seismic events which are similar to the earth surface, ठीक है, which are similar to earth surface. ओके, समझ में आया? ये आइडेंटिफाई करने काम आएगा। तो इट विल dwell deep beneath the Martian surface that will detect the fingerprints of the process of terrestrial planet formation, measuring the vital signs, ये सब मेजर करेगा। लेकिन आपको ये जानना है it will be penetrating deep on the surface of Mars, ये जानना है बस, और कुछ नहीं। इनसाइट कहाँ जाएगा? इनसाइड द मार्स। इनसाइट कहाँ जाएगा? इनसाइड द मार्स, ये जानना है। ओके,
वेरी गुड। अब हम ज्यादा मिशन के डीप में जा ही नहीं रहे, जितना याद रहेगा बस उतना याद कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। होप मिशन कहाँ के लिए है, किसका है, बस ये बता दो। होप मिशन कहाँ के लिए है, कौन से प्लेनेट पे जाएगा, कौन सी कंट्री का है, बस। होप, होप की स्पेलिंग HOPE, होप। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मार्स मिशन ऑफ यूएई। वेरी गुड। होप जा रहा है मार्स पे, मिशन है यूएई का। क्या करेगा, पहली बार जा रहा है, क्या ही करेगा, ऑर्बिट ही करेगा, बाय डिफॉल्ट मान के चला करो। पहली बार जा रहा है, जब नासा तो अभी लैंड कर रहे हैं, तो बाकी सब करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा इनमें एक क्वेश्चन सबको मिला के ना, एक क्वेश्चन आए, इतने सारे मिशन से। ये मत सोचिए 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, मिशन ही मिशन आएगा। आप क्योंकि इसरो के लिए पेपर नहीं दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। इसमें सब कुछ मिला के, ये मत सोचिएगा सब कैसे याद करेंगे। टोटल मिला के एक क्वेश्चन आएगा सारे मिशन से, अगर आएगा तो मैक्सिमम, बहुत ही अगर टाइम खराब रहा तो 2 आएंगे, लेकिन 2 में एक ऐसा सिंपल आएगा कि इंसाइट आ जाएगा, ओके, या फिर आर्टिफिशियल सन वाला आ जाएगा, ओके। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। पता कहीं से किसी पेपर में क्वेश्चन आया, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बच्ची का नाम क्या है, किसी पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। हमें आता नहीं था, हम फोमो हो रहा है हमको, हमारे करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं है ठीक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए हैं पेपर में। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो पेपर फाड़ के बाहर आ जाना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं हो पेपर देने की, ऐसा सिविल सर्वेंट बनना ही नहीं हमको, क्योंकि आप यूपीएससी पेपर में पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। बेटा ईपीएफओ में तो नहीं था ना क्वेश्चन, था सर उसमें था कि फर्स्ट बॉलर कौन है जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट 200 विकेट लिया था, 200 विकेट लिया था लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट। बैट्समैन के अगेंस्ट, तो हमें भी कौन है, मुझे भी नहीं पता, बाद में पता चला। कौन है, अश्विन। अश्विन ने लिया है, अच्छा ठीक है। नहीं आजकल तो बुमराह ही छाए हुए हैं ना चारों ओर, है ना, बुमराह, शमी, और अब तो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आ गए, पहले सर्वी आ गया था, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ईपीएफएम वो तो नहीं आया ना ये वाला, विराट कोहली और वाला। वेरी गुड। तो क्योंकि यूपीएससी अगर इस दिन जैसे पूछे उस दिन छोड़ देना तैयारी। सर सीएपीएफ में सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। मैक्सिमम आवर्स के रिगार्डिंग था कि लॉ में कितने घंटे मेंशन किए हैं। मैंने तो 5 डेज के हिसाब से, 8 घंटे के हिसाब से 5 डेज का लगाया था, 48 था किस चीज का, मैक्सिमम। एक पर्सन वीक में कितने काम कर सकते हैं, 1 पर्सन कितने घंटे काम कर सकते हैं अरे बताया एक तो वीक था, में? ये करंट बताया था शायद, 60 आवर्स का है, 60 आवर्स ऑप्शन था, 48। 48 था, हाँ मैंने 6 5 डेज डेज का, के, हमने 6 डेज का लगाया था ना, हाँ 6 8 जा 48 हो गया ना, 48 आवर्स का हो गया, ये तो हमने क्लास मैंने में पढ़ा हुआ है। मैंने 40 डेज का ये किया था सर, बाद में। नहीं बेटा इंडिया में रह रहे हो, 6 डेज अ वीक से कम सोचा मत करो, ठीक है। इंडिया में रह रहे हो, 6 डेज अ वीक से कम मत सोचा करो, इंडिया में 7 डेज माना माना के करा करो अगर कुछ आ रहा है तो, ठीक है। तो सर ये तो सीएपीएफ क्लास का पढ़ा, में तो क्लास का क्वेश्चन नेशनल, म्यूट हो गए, बोलो। सर नेशनल फिल्म पे आया था सीएपीएफ में, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करके आएगा। नेशनल फिल्म नहीं, नेशनल अवार्ड किस फिल्म को मिला था, नेशनल फिल्म तो पता ही है, विवेक ओबराय की एक्टिंग वाली आई थी कभी, वही नेशनल फिल्म तो वही है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा अच्छा, एनजीटी पर भी आया था कि नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है, वेरी गुड बेटा। तो अब हम लिख दें कि हमारे क्लास के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हम भी हवाजी करने शुरू करते हैं, इंडिया बेस्ट कोचिंग हम भी लिख रहे हैं अपने टैग पे, ठीक है, हर एक लिखते हैं ना, वेरी गुड। चलो मतलब ये तो समझ में आया, क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया,
कि हम लोग सही डायरेक्शन में हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और क्या आया था आप क्या बता रहे? नेशनल फिल्म का क्या था, किस साल किसको मिला नेशनल फिल्म का? 2020 2020 में। ऑप्शन क्या क्या थे? वाटर बरियल। हाँ सर ऑप्शन तो सारे याद नहीं, वाटर बरियल ऐसा कुछ करके था, वही था आंसर। अच्छा, वाटर बरियल, अच्छा ठीक है, पता कुछ नहीं। शायद मिस सा हो गया, 3 वर्ड थे। ठीक। तो और क्वेश्चन बता दो, सब लोगों को फायदा, यूपीएससी में आ जाते हैं ये सब पेपर के क्वेश्चन, यूपीएससी में आ भी जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सीएपीएफ के उस साल के सर रिवाइज करके पूरा अच्छे से। नहीं नहीं, नेशनल फिल्म नहीं पूछेगा यूपीएससी। जो हर साल काम हो रहा है वो सिविल सर्विस के एग्जाम में नहीं आता है। जो चीज हर साल हो रही है ना, नोबेल, नेशनल फिल्म, कुछ आज चीजें आती हैं, जैसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज आता है, वो आ जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये पूछा हुआ ये यूपीएससी। सर ये बार इकोनॉमिक सर्वे में वो गोवा का लिबरेशन के बारे में मेंशन किया है सर, तो उससे रिलेटेड कुछ। हाँ तो पढ़ लीजिए, 1961 में हुआ था ना। हाँ तो कितने हो गए? 50 ईयर्स नहीं, 60 ईयर्स 75 हो गए, 70 हो गए, नहीं 60 हुए ना, 61 में हुआ था, 60 हो गए। तो ऐसे ही आता है, गोवा का लिबरेशन तो कर लोगे, कहाँ से हुआ है? पुडुचेरी से हुआ है, वो सॉरी पोर्तुगीज से हुआ है ना? तो ये तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गोवा पहले यूटी बना था, फिर स्टेट बना था, है ना? अमेंडमेंट देख लीजिएगा, कौन सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट देख लीजिएगा कौन सा है। शायद अंडर 20 के अंडर ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली 20 के अंडर ही होगा। ठीक है, गोवा जो बना था 20 के अंडर होगा, एग्जैक्टली आप लोग देख लीजिए, हम देख के बता देते हैं आपको। गोवा के बारे में तो जितना ज्ञान मिल जाए ले लो, क्या पता कब वहां रहने को मिल जाए, है ना? गोवा के बारे में जितना ज्ञान लेना है ले लो। ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट, हमने बोला ना 20 के अंडर होगा, तो पेपर में 20 के अंडर एक ही ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आज के पेपर में ऐसा नहीं होगा, इतना यूपीएससी जालिम नहीं है। 12, 13, 14, 15 ऐसा नहीं भेजेगा यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी ऐसा भेजेगा जो वाले अमेंडमेंट आपको पता है, यूपीएससी ऑप्शन देंगे 12th, 24th, 42nd, ठीक है, ऐसे ऑप्शन देंगे। एक क्वेश्चन भेजे हैं, अच्छा जो ईपीएफ में आया था, अच्छा which of the following speaker Lokra formally dissented from the political party after his election from the speaker? ठीक है, संगमा तो नहीं है, ठीक है, संगमा तो नहीं है, जीवी मावलंकर उस टाइम तो पॉलिटिकल पार्टी है कि सब तो कांग्रेस ही था, अलग क्यों होते? ठीक है, जीवी मावलंकर भी नहीं हो सकते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत डिग्निफाइड पर्सन थे। ठीक है, तो इसका नीलम संजीवा रेड्डी हो सकते हैं, सर संजीवा रेड्डी ही है सर वो। वही है ना। बट देखो प्रेसिडेंट बने तो वही कम कर, जो प्रेसिडेंट बने वही इतने बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, डिसोसिएट इसलिए हुए थे कि अच्छा स्पीकर बना दिया, मतलब हमें मिनिस्टर बनाने की जगह स्पीकर बना दिया, रीजन ये था। ठीक है, लेकिन अब प्रेसिडेंट है तो हम अच्छा अच्छा बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिक्स, जैसे जो प्रणब मुखर्जी थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो भी बहुत इस बारे में नाराज हुए थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ही वाज नॉट मेड एज द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही वाज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो कहता है, चलिए और कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन हो?
क्वेश्चन भेजते रहिए। नीति हमारा आयोग का purpose फुल है। फॉर्म आया था सर, आ नीति गया? आयोग से फुल, हाँ वेरी उसका फुल गुड। कर दिया कि नहीं ऑप्शन, कर? वो सही था सर, सही किया। क्लास में क्योंकि बताया था ना आप लोगों को? नीति आयोग से आपने क्वेश्चन करवाया था ना सर, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया था। हमने फुल फॉर्म भी बताई थी क्लास में, कि लोग कहते हैं नीति का फुल फॉर्म नहीं होता। हमने बताई थी क्लास में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बताई थी, और एक बताई थी। यस वेरी सर, गुड। और नेशनल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इस दो में कंफ्यूजन बहुत लोगों तो हुआ ही होगा सर। हाँ, वेरी गुड। तो नमी गंगे अभी अभी प्रोग्राम से भी आया था। अभी रेट तैयार करते हैं क्वेश्चंस का। अभी रेट तैयार करते हैं। हमें तो पता ही नहीं था, हमें पेपर ही नहीं देखा ईपीएफओ का। नमी गंगे तो से भी आया था सर, नमी गंगे प्रोग्राम से भी आया था सर। वेरी गुड, सही भी मार्क करा है। मनीष ने आंसर भेजा, सही भी मार्क किया है। और किससे आया था बताओ? तो ये तो अच्छा लग रहा है, बाकी को भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ आ नमी रहे हैं तो गंगे, यूपीएससी में आएंगे, है ना? नमी गंगे आएंगे। प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम से क्या आया था? सर, उससे 4 ऑप्शन में कौन सा गलत, एक क्वेश्चन दिया था, गलत वाला मेंशन करना था। इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये तो नहीं था उनमें से एक ऑप्शन? नहीं सर, इट इज ये तो इनिशिएटिव अच्छा बाय हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इट इज इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अच्छा। जल शक्ति। नहीं नहीं, ये तो एनजीबीआरबीए का था ना, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का इनिशिएटिव था। तब तो मिनिस्ट्री नहीं थी, इनिशिएटिव कहाँ से लेगी, है ना? मिनिस्ट्री नहीं, इनिशिएटिव कहाँ से लेगी? मिनिस्ट्री तो अभी अभी बनी है, मार्केट में लेटेस्ट आई है। कौन सी 2 मिनिस्ट्री को मिला के आई है? शाबाश। सर एक सैनिटेशन वाली, और दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट? ये भी क्वेश्चन आया है। एनजीटी वाज सेट अप इन 2010, बिल्कुल याद है, एनजीटी एक्ट 2010। वेरी गुड। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस disposal of cases related to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, बिल्कुल। Third, it is bound by the procedure laid down under the code of civil procedure, no, natural justice, ये भी बताया था हमने जब बताया था। और इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल सही। तो ईपीएफओ में 10 क्वेश्चन तो मतलब करीबन आप लोग सही करके ही आए हो। कितने क्वेश्चन आते हैं ईपीएफओ में? 120। 120, 10 तो कराए हो ना कम से कम, मतलब मिनिमम। उसकी कट ऑफ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं जाती है ईपीएफओ की कट ऑफ। ईपीएफओ कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है। Which of the following is not a correct description of Namami Gange program? It is an initiative of Ministry of Jal Shakti. It primarily covers villages in the states of यूपी, बिहार, उड़ीसा। ये तो बात सही है, गंगा जी वहां से बह रही हैं, उड़ीसा में है गंगा जी। हाँ जी, बताओ। क्वेश्चन यूपीएससी को हल्के में लेते हो, बस ये बता दो गंगा उड़ीसा में है? No, sir. नहीं सर, फिर बताओ, कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? कैसे करें अब हम? आगे भी देख लेते, लेकिन इतना जोश में नहीं आते। इट एम्स टू मेक विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा ओपन डेफिकेशन फ्री, बिल्कुल सही है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म सम विलेजेस ऑन द बैंक रिवर गंगा, गंगा ग्राम, ये भी सही है। हाँ जी, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये मान के चलते हैं भाई, इसके अलावा कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं, है ना? जल शक्ति मतलब वाटर रिसोर्स मिशन। अब चाहे रोहित रोहित नाम हो, रोहित अपना नाम चेंज कर ले, ठीक है, तैयारी तो रोहित ही कर रहे हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन, अगर ये गलत करके आए, उड़ीसा में फटाक से करके आए, इतना बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी का। कहाँ से गंगा बहती है? वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है ना, नीचे तो घूम के नहीं आएंगी। क्या हो, थोड़ा टहलाए, थक गए होंगे, बीच में बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए, पेट सा भर गया है,
डेल्टा बनाने से अच्छा थोड़ा टहलियां आए। समझ गए कितना मुश्किल क्वेश्चन था? कैच समझ गए क्वेश्चन में? हमें नहीं जानना नमामि गंगे मिशन कहाँ क्या है, हमें बस जानना है गंगा जी कहाँ से बहते हैं, तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री, है ना। वेरी गुड, चलो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। यूपीएससी के लिए हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस उसको ध्यान से पढ़ना है। वेरी गुड, एक और क्वेश्चन भेजा। अरे छोड़ो, ट्राई सर्विस कंटिजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड? बांग्लादेश आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल? डोगरी, भोती, मैथिली, संथली। ठीक है, कौन सी नहीं है? भोती लैंग्वेज सुनी है? नाम ही नहीं सुना तो 20 सेकंड लीजिए। हमने सुना नहीं नाम तो, क्योंकि जनरली हमने डोगरी भी सुना है, सब मैथिली भी सुना है, संथली भी सुना है, तो नहीं है। एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन गरम हवा एंड सर्द हवा आर कंडक्टेड बाय? गरम हवा एंड सर्द हवा, गरम हवा एंड सर्द हवा, आईटीबीपी। बीएसएफ। आईटीबीपी है क्या? नहीं नहीं, सर बीएसएफ बीएसएफ है है। सर। पक्का? बीएसएफ है, अरे, राजस्थान। यस सर, हाँ कैंसिल सर, किया है तो सर ये बीएसएफ मेरे। सर्द सर्द हवा कहाँ पे इनका हो रहा है? चलो गर्म हवा तो राजस्थान में हो, सर्द हवा कहाँ पे है? अरे जम्मू कश्मीर में भी तो बीएसएफ है। ठीक है ठीक है ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो बीएसएफ है। हाँ जी। Who were the following were the founder of स्वतंत्र पार्टी? ओ हो, ये यूपीएससी से रिपीटेड क्वेश्चन है, पता है आपको? यूपीएससी में आया था ये। सी राजगोपाल गोपालाचारी कांग्रेस छोड़ के गए थे। ओके, वेरी गुड। तो 10 से ज्यादा करके आए हो, इतना तो हमें आप लोगों को उम्मीद है। 120 में से कम 50 तो सही करके आए हो, है ना, कम से कम 50 तो सही करके आए हो। अब उसके ऊपर का है आपका बाकी का, मेरा सी सेट भी आया होगा ना इसमें। वेरी गुड, ठीक है। ये बेटा यूपीएससी में हम गारंटी दे रहे हैं 10 क्वेश्चन तो आपकी क्लास में जो हमने डिस्कस करे उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे नहीं आए तो ये कर देना वो कर देना, तुम लोग सीरियस हो जाते हो, देश की जनता की तरह नहीं हो कि इग्नोर कर दोगे, पकड़ लोगे हमको। क्या आपने तो बोला था, है ना, हम तो एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। चले आगे, मजा सा आ गया। होप मिशन कहाँ का है? मार्स का है, यूएई में लॉन्च किया है, ठीक है, मार्स पे भेजना है। इसका नाम क्या है? होप और अल अमल, ठीक है। तो पता लगा सब याद है, अल अमल नहीं पता लगा और गलत करके आ गए। अल अमल कहाँ का हमको नहीं पता, हम तो होप पढ़ के आए थे। और अल अमल कर दोगे सऊदी अरेबिया हटा के कि हाँ होप उन्होंने भेजा, सोचा हम भी भेजेंगे, तो अल अमल। इसी का नाम है अल अमल। ऑर्बिटर मिशन है, एमिरेट्स मार्स मिशन। गुड। पैसिफे सर्वे, ठीक है, पैसिफे सर्वे बस ध्यान रखो एक प्रोजेक्ट है टू आइडेंटिफाई द सर्वेइंग ऑफ द स्काई फॉर पोलराइजेशन, ठीक है, फॉर द पोलराइजेशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द मिलियंस ऑफ स्टार। पैसिफे सर्वे is to study the polarization of light coming from the millions of stars. Survey for the polarization of light coming from millions of stars. It is being developed at Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, India. इंडिया का ही है, ठीक है। पैसिफाई सर्वे इज ऑफ इंडिया। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा बहुत, क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है, याद नहीं रहेगा कितना ही पढ़ के चले जाओ, है ना। वेरी गुड। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट लून के बारे में सुना? LOON, प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून, LOON, यस नो? नहीं सुना? अब क्या मतलब, हम यूपीएससी पास्ट ईयर क्यों करेंगे? हम कौन सा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जो हम यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे? हाँ, अच्छा, इंटरनेट के बारे में सुना? इंटरनेट, वेरी गुड। कहाँ से आता है इंटरनेट?
सिंपल, एक ऊपर से फोन को ऐसे स्लाइड करो, एक ऐसे दो एरो ऊपर नीचे लगे दो, उस पर क्लिक करो, या फिर वाईफाई दबाओ, आ जाता है वहां से इंटरनेट, है ना? बताओ। Which of the following is the mandate of committee on estimates? क्वेश्चन आया जी, ग्रुप पे भेज रहे हैं, सॉल्व करके बताइए। सर सैटेलाइट के थ्रू सैटेलाइट के ऐसा कुछ समझा था, ऐसा कुछ पढ़ा था वेरी इंटरनेट गुड। वाला। सैटेलाइट के थ्रू। चले वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए जो भेजा ग्रुप पे, फिर हम आगे बताएंगे आपको। हम भी देख लेते हैं, आप लोग भी देखिए। अरे हमें लगा मुश्किल क्वेश्चन पूछोगे, हमें पूरे सारे पढ़ लिया, नॉट नॉट करने थे। हाँ जी बता दो तो सब बता देंगे, जिन जिन ने हमसे पॉलिटी पढ़ी बता, ए इतना कॉन्फिडेंस है हमको अब सब पे। वेरी गुड। ए बाकी सब क्या कहते हैं? हाँ पॉलिटी में तो कॉन्फिडेंस, जिसने हमसे पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी में तो क्वेश्चन नहीं गलत करके आए अगर पढ़ी है तो, ठीक है? क्लास अटेंड नहीं करना, पढ़ी है तो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी ए है। वेरी गुड। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स का काम ये होता है कि एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है? एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे? एक ही ऑप्शन है जिसमें एफिशिएंसी वर्ड यूज हुआ है, बाकी सब छोड़ दो। एक ही ऑप्शन है जिसमें एफिशिएंसी वर्ड यूज हुआ है, आंसर इज, ठीक है बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 कमेटी होती है, दोबारा रिवाइज करा देते हैं। 3 कमेटी होते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग काम करना होता है। एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी, और तीसरी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो एक ऑप्शन है ना, स्क्रूटनाइजेस द रिपोर्ट ऑफ ये सीएजी वगैरह, एक ऑप्शन है, ये काम करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है? ये काम करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी होती है जिसमें मेंबर्स कहां से आते हैं? तो सारे लोकसभा में से वेरी गुड। कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर, सबसे 30 ज्यादा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 30 ओनली फ्रॉम लोकसभा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग कमेटी भी बोला जाता है, जिसका काम है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाना, गवर्नमेंट जैसे भी काम करे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना। ओके, आर यू क्लियर? दिस इज द आइडिया ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी, दिस इज द आइडिया ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? तो लेट अस अंडरस्टैंड इंटरनेट कहां से आता है। इंटरनेट कहां से आता है? प्रोजेक्ट लून के बारे में सच में नहीं सुना? हाँ, प्रोजेक्ट लून के बारे में सच में नहीं सुना आप लोगों ने? यूपीएससी पास क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्या आप? तो सच बताओ, लोग यूपीएससी का भेज देते, प्रोजेक्ट लून भेज देते हैं, फिर बताना यूपीएससी के हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बताइए इसका आंसर। और अगर आपको किसी भी तरीके से हमारी क्लासेस बेनिफिशियल लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है अपने एक एक फ्रेंड को बताना कि दीज क्लासेस आर बेनिफिशियल, बस एक एक को, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगर लगती है तो, ठीक है? क्योंकि
जितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा उतना फायदा है ना। इंस्टीट्यूट जो है इतनी कम फीस रखता है, इस इंस्टीट्यूट को भी तो फायदा हो कुछ ना कुछ। सर बी। बी क्या कहता है? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सुना है हमने इसके बारे में? क्या सुना हमने इसके बारे में? सर अबाउट लून, लून इज अ काइंड ऑफ सैटेलाइट जो कि स्काई से वो करेगा ऑपरेट, और जो एफिशिएंसी बढ़ाएगा इंटरनेट की। अरे कुछ नहीं है बेटा, बलून है, बलून से इंटरनेट अभी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आता है इंटरनेट, या फिर मोबाइल टावर्स के थ्रू आता है ना। मोबाइल टावर्स के थ्रू आता है, या फिर ये आता है किसी और तरीके से। ठीक है, तो काफी जगह पे हम अगर इंटरनेट चाहें तो हम सैटेलाइट के थ्रू भी लेना चाहते हैं, है ना। सैटेलाइट के थ्रू भी लेना चाहते हैं, तो वही एक नया इनिशिएटिव है, प्रोवाइडिंग इंटरनेट थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। उससे क्या फायदा होगा? कुछ जगह ऐसी होंगी कि हमें इंटरनेट वहां पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ना। तो ये सब कंडीशंस। चलिए, तो इस इनिशिएटिव को पढ़ते हैं। क्या है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, वो चाहते हैं प्रोविजन ऑफ इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स। ठीक है, दे वांट टू प्रोवाइड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स। अब आइडिया स्पेस इंटरनेट नया नहीं है, पहले ही प्रोवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन अब प्राइवेट एंटिटीज प्रोवाइड करना चाहती है। इससे क्या होगा कि सबसे मेन चीज, सबसे बढ़िया चीज, जो एरियाज कुछ ऐसे हर जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है ना, आप लोगों ने नोटिस किया कुछ जगह होते हैं जहां पर इंटरनेट इज नॉट अच्छे से अवेलेबल। तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू है या फिर मोबाइल टावर्स के थ्रू कम्युनिकेशन है। अब जहां टावर नहीं होंगे वहां कैसे इंटरनेट आएगा? सिंपल सी बात है, जहां टावर्स नहीं होंगे वहां कैसे इंटरनेट आएगा? या फिर जहां पर कोई और सिचुएशन होगी वहां कैसे इंटरनेट आएगा, है ना। तो इन दैट कंडीशन हम लोग अगर सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि सैटेलाइट तो ये नहीं बोलती कि यहाँ पर ये हिंटरलैंड है, नहीं है। सैटेलाइट के लिए तो सारे एरिया बराबर ही है लगभग एक तरीके से, मतलब रेंज में डिफर बट एवरी प्लेस इज गुड। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ओके। अब और यूपीएससी ने प्रोजेक्ट लोन पूछा भी है, यूपीएससी ने प्रोजेक्ट लोन पूछा भी है ना। तो इन दैट कंडीशन हमें इसको जानना होगा। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पता है आपको क्या होती है? ये हम पढ़ चुके हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहती है, यानी कि दैट इज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 500 टू 2000 किलोमीटर। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ 500 टू 2000 किलोमीटर। ये स्टेशनरी रहती हैं। जो और सैटेलाइट है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो 36,000 किलोमीटर पे होती है। तो दीज आर नॉट जियो स्टेशनरी। ये लेटेंसी जो है इनकी कम होती है, यानी कि डिले जो होता है सिग्नल ट्रांसमिशन में बहुत कम होता है। लियो जो होती है दे ऑर्बिट क्लोजर टू द अर्थ, और उससे क्या होगा? दे हैव स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स एंड फास्टर स्पीड्स। दे हैव स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स एंड फास्टर स्पीड, है ना। So these are the satellite. Additionally, they travel through space and fiber optic cables. They also have the potential rival if, or they also have the potential to rival if they're not exceeding ground based network. यानी कि अगर आपका ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क है, ठीक है, वहां पर नहीं है, तो वहां पर बहुत बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, वो बेनिफिशियल रहती है, प्लस दे ट्रैवल फास्टर थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ से बात नहीं हो रही है, सिग्नल जा रहा है वहां पे
नेटवर्क टावर जो होगा, टावर से ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, और जहां पे सेंटर है वहां से फिर आपके पास पहुंच रहा होगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट चल आपके पास पहुंच जाते सिग्नल, लेकिन सैटेलाइट में डायरेक्ट पहुंचेंगे, यहाँ से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से आपके पास, फास्टर रहेगा, लेटेंसी रहेगी। ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत कॉस्टली है। ठीक है, बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यार कॉस्टली। अब इनिशिएटिव क्या है, ऐसे 5 to 50 सर्विस है। ये इनिशिएटिव स्टारलिंक सर्विस है, इट इज अ वेंचर ऑफ स्पेस है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्विपर है, देन लूल प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट क्विपर, स्टारलिंक, लून प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट। ओके, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड। अब इंटरनेट थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, इनमें दिक्कत क्या है, रेगुलेशन इशू रहते हैं, लॉजिस्टिक इशू रहते हैं, डिफिकल्टी रहती है स्पेस ऑब्जर्वेशन में, इंटरप्शन रहती है, स्पेस जंक रहता है। ठीक है, ये सारी दिक्कत है। फायदा क्या है कि जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच सकता वहां तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं हम इनके थ्रू। सबसे बड़ा फायदा क्या है, जहां इंटरनेट नहीं पहुंच सकता पहुंचा सकते हैं। प्रोजेक्ट लून आ चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए था इसके बारे में। ठीक है ना, वेरी गुड। अब नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज होती है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग नैनो टेक्नोलॉजी? बताइए। So nanometer. पार्टिकल साइज ऑफ नैनोमीटर, Particle. नैनो कितना? So 10 to the power minus 9 meter. 10 to the power 9, तो 1 to 100 नैनोमीटर, यानी कि 10 to the power minus 7 to minus 9। ठीक है, 1 to 100 नैनोमीटर होता है, 10 to the power minus 7 to minus 9। ठीक है, ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अब गाइडलाइंस आई हैं कि हाउ द नैनो पार्टिकल्स विल बी यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल एंड द फूड इंडस्ट्री। ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस आई हैं। गाइडलाइंस रेगुलेशन किस लिए प्रोवाइड करेंगी, सेफ्टी, एफिशिएंसी, फंक्शनैलिटी, टॉक्सिसिटी एंड अदर क्वालिटी डेटा। फर्टिलाइजर ऑर्डर ये सब है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए नैनो टेक्नोलॉजी का साइज क्या होता है, बाकी सब एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नैनो इज 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, यानी कि 10⁻⁹। अब गवर्नमेंट के नए रूल्स आए रिगार्डिंग दी पेटेंट लॉज। ठीक है, गवर्नमेंट के नए रूल्स आए रिगार्डिंग दी पेटेंट लॉज, और सर्टेन रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके लिए आपको जानना है पेटेंट होता क्या है, क्या होता है पेटेंट? सर किसी भी चीज के कॉपीराइट्स ले लेना। वेरी गुड। और कॉपीराइट क्या होता है? ओनरशिप। सर लीगली ओनरशिप वेरी गुड। टू आपको हैव सर ये कोई भी सारे हैं, सिम एक हम रीडिंग लगाइए रजिस्टर कराते फटाफट, हैं। एक रीडिंग लगाइए फटाफट, फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा क्वेश्चन।
हाँ जी, पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट होता है पेटेंट। Patent is any trademark new invention. और कॉपीराइट पुराना। A copyright is for some artistic work or anything new that is created by yourself, anything imaginary. नहीं, सर पेटेंट मतलब कोई भी क्रिएटिव चीज जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसे पेटेंट कहते हैं। और कॉपीराइट को? अगर उसे किसी और को यूज करने की परमिशन देनी है तो वो कॉपीराइट कहते हैं। नहीं, सोचो क्वेश्चन ही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इज द डेफिनेशन ऑफ पेटेंट। 4 ऑप्शन दे दिए, फिर क्या करेंगे? सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के अंडर आता है पेटेंट, कॉपीराइट और ये सब चीजें, और इनका डिफरेंस जो होता है सर, कॉपीराइट का जो जैसा बताया कि सर ये मतलब एक टाइम पीरियड बेस होता है, और जो पेटेंट का होता है वो भी सर मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सर इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा, अब आप समझा दो। देखिए, कोई भी नई चीज जो यूज हो सकती है इंडस्ट्री में फॉर केमिकल और ड्रग्स, उसको जनरली हम पेटेंट कराते हैं उसके, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस और द आर्टिस्टिक पर्पसेस और द एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर दैट देयर इज द कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल डिजाइन इज ओनली फॉर द डिजाइन पर्पसेस, दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है जहां पर आप ज्योग्राफिकल प्रेजेंस यानी कि उस एरिया की सिर्फ ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन। ओके, तो अभी क्या है, देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द इंटेलेक्चुअल इन द पेटेंट्स रूल्स। क्या है कि इन्होंने नए फॉर्मेट दिए हैं फॉर द पेटेंटीज एंड द लाइसेंसी टू डिस्क्लोज द एक्सटेंट टू व्हिच दे आर कमर्शियली वर्क, मतलब कितना कमर्शियली वर्क है, एंड how they will be providing the patented inventions to the public of the country। उन्होंने नए रूल्स में क्या लाया है, नया फॉर्म है फॉर्म 27। फॉर्म 27 सिंपल फॉर्म है कि किस तरीके से आपको अगर पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करना है तो किस तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे। फॉर दैट देयर इज फॉर्म 27। पहले फॉर्म 27 हर साल जो है 2 बार देना होता था, यानी कि 6 months विद इन द एक्सपायरी ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, साल भर में 6 months से पहले देना होता था विद द एक्सपायरी। अब वो इट इज मतलब अर्लियर इट वाज फॉर 3 months विद इन द 3 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नाउ इट इज मेड 6 months, ठीक है। अब बहुत सारे पेटेंट भी अगर आप करवाना चाहते हैं उसके लिए एक ही फॉर्म होगा, एंड रूल 21 का जो है यूज करने की बात कर रही है, यानी कि देयर हैज टू बी अ प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अंडर रूल 21। अगर प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट आपका वीपो की डिजिटल लाइब्रेरी में है तो आपको दोबारा से उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन आपको बस डिफरेंस जानना जरूरी था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सर आप एक बार और बता सकते हैं कि ये पेटेंट वालों में क्या क्या आता है? बेटा पेटेंट में बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं या डिजाइन्स होते हैं, उन चीज को प्रोड्यूस करने के इंडस्ट्रियल यूजेस में जिसको भी मास प्रोडक्शन की ली जा सके उसके जनरली उस चीज के लिए पेटेंट किया जाता है, ठीक है, उसके लिए पेटेंट किया जाता है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहाँ पे आते हैं, आपके WTO के अंदर आते हैं, दैट इज द प्रोटेक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स नॉलेज, ठीक है। चलें आगे, वेरी गुड, ये सब डिफरेंसेस है। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग, रशिया ने इंडिया को बहुत हेल्प करी है ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स रशिया कुड नॉट गिव अस रेमडेसिविर ड्रग्स, ठीक है, रशिया कुड नॉट गिव अस रेमडेसिविर ड्रग्स बिकॉज रेमडेसिविर जो बनाने वाली कंपनी है दैट इज कॉल्ड एज जिलेट साइंसेस। जिलेट साइंसेस ने कंपलसरी लाइसेंसिंग दी हुई है रेमडेसिविर की प्रोडक्शन इन सर्टेन कंट्रीज, लेकिन रशिया इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। जिलेट जिसके पास
जिसके पास इसका कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला प्रोसीजर है, वहां पर जो है रशिया को वो परमिशन नहीं है। ठीक है, रशिया को वाली परमिशन नहीं है। ये परमिशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को मिलती है, ओनली फॉर दी पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, फॉर दी पब्लिक पर्पसेस। तो जिलेड ने इंडिया को रशिया से अगर रेमडेसिविर आए तो उसके लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया है। ठीक है, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है हमें जानना जरूरी है। इंडिया में अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट आपको पब्लिक पर्पसेस के लिए अगर कुछ मास प्रोडक्शन करनी है किसी चीज की, उसके लिए यू कैन हैव द कंपलसरी लाइसेंस। This license can be applied 3 years after the sealing of a patent, in which some form of royalty will be provided to that company. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया? ये आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के में है। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइब जीआई महोत्सव इनॉग्रेट किया था लबासना में। ठीक है, तो लबासना से रिलेटेड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए जीआई क्या है। तो जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर चीज वो वहीं उस एरिया में ज्योग्राफिकल टेरिटरी में प्रोड्यूस हो सकती है फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, जैसे कि दार्जिलिंग की टी है ना, पश्मीना के शॉल्स, ये सब होता है। अब जो डीआई का है कौन से उसके अंदर गवर्न होता है? ट्रिप्स के अंदर गवर्न होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट इज गवर्न अंडर ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, ये डब्ल्यूटीओ के अंदर ही है। अब एक पीएम वानी इनिशिएटिव है। ये पीएम वानी इनिशिएटिव किस लिए है? पीएम वानी इनिशिएटिव किस लिए है? फॉर प्रोवाइडिंग दी वाईफाई इन दी पब्लिक प्लेसेस, है ना। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, प्रधानमंत्री नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस। ओके, समझ में आया? किस लिए है? पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड करने। ओके, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये किस लिए? कंट्री में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये ऑफर कहाँ करेगा? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री, ये सब चीजें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड दे विल हैव टू provide certain access to their services to the government, then government will provide those services, directly नहीं provide कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेलवेज का रेल टेल है, इट इज द पार्ट ऑफ पीएम वानी। आप कहीं भी जाते हैं पब्लिक प्लेस में, है ना वाईफाई नेटवर्क, लेकिन आप बिना रजिस्टर करे उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। एंड वो जो नेसेसरी प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ यूजर डाटा फॉर 1 ईयर, ये तभी हो सकता है जब आप जो कंपनी है वो लीगल कंप्लायंस फॉलो करती है, देन ओनली दे कैन स्टोर द लीगल डेटा। ओके, वेरी गुड, ये आ गया। अब डिफरेंस देख लीजिए ब्लूटूथ और इसमें, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है ब्लूटूथ और बाकी सब चीजों में। तो लैन क्या होता है? वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, या फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, डब्ल्यू लैन होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, ब्लूटूथ से 2 डिवाइस कनेक्ट हो सकती है एट अ टाइम। इट इज अ पेयरिंग बिटवीन 2 डिवाइसेस। स्पीड वाईफाई में बहुत ज्यादा होती है ब्लूटूथ से, रेंज वाईफाई की ज्यादा होती है ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ इज मोर सिक्योर, वाईफाई इज लेस सिक्योर, ये पता होना चाहिए आपको। ब्लूटूथ इज लेस मोर सिक्योर, वाईफाई इज लेस सिक्योर। ठीक है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज है, ये 2.4 to 5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 2.4 to 5 गीगाहर्ट्ज। ओके,
वेरी गुड। अब आपने कोई डेटा भेजा, ठीक है, आपने कोई डेटा भेजा अपने किसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ठीक है, वो डेटा वापस आया और वो अगर डेटा लीक हो गया तो आपकी सारी मेहनत खराब है ना। तो उसके लिए चाइना ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, ठीक है, चाइना ने टेक्नोलॉजी बनाई थी दैट वाज कॉल्ड एज मिकियस। इट वाज द फर्स्ट क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज द एनक्रिप्शन ऑफ द डेटा, इट इज द एनक्रिप्शन ऑफ डेटा यूजिंग द क्वांटम इंफॉर्मेशन और द क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज अ वे ऑफ एनक्रिप्टिंग द डेटा यूजिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूजिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम क्या होता है? 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो उन चारों में करके जिससे, और कभी भी सेम क्वांटम नंबर नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ चारों सेम नहीं हो सकते, इसलिए इट विल बी यूनिक। तो एनक्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इसलिए यूज होता है। तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन 2 ग्राउंड स्टेशन में यूजिंग द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए होता है? फॉर सिक्योर distribution of messages. It is for the secure distribution of messages. Okay, very good. अब क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, इट इज वे फास्टर देन सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है दैट द क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? दैट दे आर वे फास्टर देन क्वांटम और सुपर कंप्यूटर्स। गूगल का क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर, उसने वो काम 200 सेकंड्स में कैलकुलेशन की जो एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट 10,000 ईयर्स में कंप्लीट करता। जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट है जो 10,000 ईयर्स में कंप्लीट करता, वो इस सुपर कंप्यूटर में कब कंप्लीट कर दी? विद इन 200 सेकंड्स, विद इन 200 सेकंड्स। दैट इज कॉल्ड एज साइकामोर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज साइकामोर। ओके, वेरी गुड। ये है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्यूट सिम टूल किट आई है। मान लीजिए आपको क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर पर तो नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप चाहें अपने नॉर्मल कंप्यूटर पर सीखना तो उसके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए टूल किट इंट्रोड्यूस करी, दैट इज कॉल्ड एज क्यू सिम टूल किट। इट इज द क्वांटम सिमुलेटर टूल किट, जिससे अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग करना चाहे नॉर्मल लैपटॉप पे आप कर सकते हैं। इट विल बी अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट विल हेल्प और दैट विल एनेबल यू टू यूज क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्यूसिम टूल किट। बस ये याद रखना है इसमें, क्यूसिम टूल किट। ये क्वालिटी का सिम नहीं है कि बहुत अच्छी, अगर एचडी वॉइस से भी ऊपर कोई वॉइस चाहिए किसी सिम में तो क्यू सिम यूज करें। इट इज फॉर क्वांटम सिमुलेटिंग। इसमें इतना ही आगे सॉल्व कर लोगे तो मजे आ जाएंगे आपके, इतना ही कर लिया तो मजे आ जाएंगे। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेट विज्ञान। प्रोग्राम लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेट विज्ञान। गेस करो क्या काम होगा इसका? एक्सेलरेट विज्ञान का काम होगा रिसर्च को एनकरेज करना, एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो इट इज टू एक्सेलरेट रिसर्च एंड प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर विच कैन लीड करियर्स इन रिसर्च एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इनका विजन क्या है? 3 ब्रॉड गोल्स हैं, कंसोलिडेशन और एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स, इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च इंटर्नशिप, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम क्या है? पहला अभ्यास प्रोग्राम, ठीक है। अभ्यास प्रोग्राम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट by enabling and grooming potential PG and PhD students by developing their research skills, ठीक है। तो अभ्यास तो जो ऑलरेडी PhD या PG स्टूडेंट्स है उनको स्किल करने के लिए। फिर 2 टाइप की वर्कशॉप होंगी, एक होगी हाई एंड वर्कशॉप कार्यशाला एंड दूसरी होगी रिसर्च इंटर्नशिप वृत्तिका। कार्यशाला एंड वृत्तिका, these are important for providing opportunities and access to facilities. Then there is Sammohan program, which is subdivided into Sanyojika, that is a catalog for capacity building in science and technology by full government funding. Another is Sangoshti, that is
प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, अभ्यास, कार्यशाला, वृत्तिका, सम्मोहन, संयोजिका एंड संगोष्ठी। ठीक है, संगोष्ठी। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। एक्सीलेंट प्रोग्राम के लिए एक और स्कीम है इनकी, सुप्रा स्कीम, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाइल्ड रिसर्च एडवांसमेंट स्कीम। इसमें क्या है? इट सीक्स टू एक्सप्लोर न्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रू विद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। मतलब न्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के लिए स्कीम है सुप्रा स्कीम, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट, ऑफर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एट कटिंग एज। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आज आप जिस चीज को यूज कर रहे हैं उससे बेटर के लिए इसको तो खराब करना पड़ेगा, मतलब यानी कि ये वाली चीज छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले बटन वाले फोन यूज करते थे, अब स्मार्टफोन यूज करते हैं, दैट वाज अ डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, दैट वाज अ डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेजर्स और स्कीम क्या है? क्वांटम एडवांसेस, ability of research outcome in enhancing scientific knowledge, global impact, outstanding publications. This is designed by Science and Energy Research Board. ठीक है, submissions SURB or SUPRA can only be made against proposals with public announcement through SURB online portal और social media. यानी कि आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, जब SUPRA जब SURB बोलेगी कि we are inviting तभी आप कर सकते हैं। Funding will be provided normally for 3 years which can be extended up to 2 years, that is total 5 year की फंडिंग मिलती है। अब सर्ब क्या है? इट इज अ बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, chaired by secretary to the government of India and the department of science and technology. It was set up for promoting basic research in science engineering and provide financial assistance to scientists, academic institutions, research development laboratories, industrial concern and other agencies for research. ठीक है, इन सब कामों के लिए यूज होती है, ये पर्पस है सर्व का। ओके, समझ में आया? ये रीडिंग के लिए, इसमें कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक बार रीड कर लीजिएगा तो याद है। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो कंडक्टर्स जिनमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, तो साइंटिस्ट ने ऐसे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को इन्वेंट किया है that can be superconducting even at room temperature. ठीक है, at room temperature, लेकिन इसके लिए बहुत हाई प्रेशर चाहिए, that is 267 gigapascal. The temperature is room but the pressure needed is very high. अब मटेरियल जो उन्होंने यूज किया है that is mixture of carbon, hydrogen, sulfur and it was carved with the tips of 2 diamonds and laser light was used to trigger the chemical reactions. इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल रूम टेम्परेचर पे इन्वेंट हुआ है। ठीक है, एंड उसको बहुत हाई प्रेशर चाहिए। इसको प्रोसेस को बनाने के लिए टेम्परेचर वाज लोअर्ड, रेजिस्टेंट टू अ करंट पास, द मटेरियल ड्रॉप वेनिशिंगली स्मॉल, यानी कि टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, सुपर कंडक्टर वो है जो नो हीट, साउंड एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द मटेरियल व्हेन इट इज रीचिंग द क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब उससे कुछ रिलीज नहीं होगा, एंड उस जब रिलीज नहीं होती है ना हीट ना साउंड, तो मटेरियल सुपर कंडक्टिव बन जाता है। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहां पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इट इज ड्रॉपिंग टू 0। एग्जांपल है एल्यूमिनियम, नोबिडियम, मैग्नीशियम डाई बोराइड। ठीक है, अब मेसनर इफेक्ट क्या होता है? जब ट्रांजिशन हो रहा होता है ना किसी मटेरियल का नॉर्मल से सुपर कंडक्टिव स्टेट में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सक्लूड करता है अपने इंटीरियर से, उसको बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। ठीक है, तो यानी कि उसके जो सेंटर होगा या जो इनसाइड होगा मटेरियल के, उसमें जो है जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहता है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डायमैग्नेटिज्म। अब सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर में एप्लीकेशंस क्या रहेंगी? व्हाट विल बी दी एप्लीकेशंस? ठीक है, मेसनर इफेक्ट क्या है? पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में, मेसनर इफेक्ट के बाद सेंटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? जनरेटर में, पार्टिकल एक्सीलरेटर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक मोटर, कंप्यूटिंग, मेडिकल
and power transmission. They are mainly used for creating powerful electromagnets. ठीक है? The conductor is used to transport power for long distances, used in memory for storage elements. ठीक है? ये सब इनके एडवांटेज. अब एक फंड बनाया है, दैट इज कॉल्ड फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट प्रोग्राम, फायर प्रोग्राम. ठीक है? ये किसके अंडर बना है? सर्ब ने बनाया है. ठीक है? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है फॉर द इंडस्ट्रियल रिसर्च. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है फॉर द इंडस्ट्रियल रिसर्च. कोलैबोरेशन किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटेल इंडिया. इन दोनों का कोलैबोरेशन में फंड है. ये क्या प्रमोट करेंगे? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रमोट करेंगे, solutions to strengthen academic research, key research development organization in India. Then this program intends to select highly impactful research in every cycle and have breakthrough potential at a national and global level. Project will be in the space of artificial intelligence, machine learning, circuits architecture, Internet of Things and security. ठीक है? इन सब चीजें फोकस करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस करेगा, मशीन लर्निंग फोकस करेगा, सर्किट्स एंड आर्किटेक्चर फोकस करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फोकस करेगा. ठीक है? सिलेक्टेड प्रोजेक्ट जो होंगे, जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको क्या मिलेगी? फंडिंग, मेंटरिंग एंड इंडस्ट्री कनेक्ट. ये सब चीजें मिलेंगी. ठीक है? सर्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. आज का हमारा टारगेट हो गया पूरा. ठीक है? कुछ डाउट हो तो बताइए. कोई डाउट है? काजल ने भेजे कुछ क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard citizens' liberties and preserve the ideals of which of the following is Constitution based. ठीक है? पहला Constitution of India ने कोई डिफाइन नहीं किया. आंसर इसका होगा बी. 2020 का क्वेश्चन है. ठीक है? बी आंसर होगा. ये दिया हुआ है हर जगह, आंसर बी दिया. वेरी गुड. क्यों? डिफाइन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू डिफाइन तो नहीं करता, लेकिन प्रोवाइड्स करता. अगर यहाँ डिफाइन वर्ड होता तो सेकंड भी गलत हो जाता. फिर कौन सा क्वेश्चन है? सर ये 16th वाले में ए और डी में जो कि प्रीएम्बल वाला है कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट. Not a part of, तो हटाई दो, not a part तो है नहीं, है part of constitution. A part of constitution and has the same legal effect as any part, ये भी गलत है. A part of constitution but has no legal effect independently of other parts. इसका आंसर डी होगा. ठीक है? enforceable नहीं है. You better pass. आंसर डी है. हाँ, लीगल इफेक्ट. लेकिन फिर इसका वो कंफ्यूजन है कि वो इंडिपेंडेंटली का क्या सेंस है, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में वर्ड लिखा हुआ है क्वालिटी, मान लीजिए वर्ड लिखा हुआ है इक्वालिटी. इक्वालिटी के लिए क्या क्या हम करेंगे? क्या करेंगे हम इक्वालिटी के लिए? बताओ. फंडामेंटल राइट. बिना फंडामेंटल राइट के कुछ कर सकते हो? बस. तो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता ना प्रीएम्बल. समझे? समझ में आ गया? सेकुलरिज्म लिखा है प्रीएम्बल में, क्या करोगे? फंडामेंटल राइट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते. बस यही लिखा डी में. हाँ जी. लेकिन सर हम प्रीएम्बल को कोर्ट में थोड़ा ना मतलब वो कर सकते हैं, मतलब जैसे प्रीएम्बल को हम, यानी जैसे वो था ना वो एक केस के बाद कि हम इन्फोर्स नहीं कर सकते उसे कोर्ट में. हाँ, तो कहाँ इन्फोर्स कर रहे हैं? तो ये इट डज नॉट, it has no legal effect independently of other party. भी तो ये बोल रहा है, no legal effect, it is not enforceable. तो सर अगर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही नहीं है, it has no legal effect, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सेकुलरिज्म वर्ड उठाया प्रीएम्बल से और बोल दिया इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? उठाया ना एसआर मुंबई केस में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बाय डेफिनेशन गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट,
मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। बेटा लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करा हुआ है ना उसको, तो लिमिटेड गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन है। सर आप ये लिमिटेड गवर्नमेंट वाला बता सकते हैं कि और मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट को हम मतलब ऐसे गवर्नमेंट कैसे क्या क्या कर सेलेक्ट सकती करेंगे? है? गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट, बिना कॉन्स्टिट्यूशन की पॉपुलर गवर्नमेंट हो सकती है। नॉर्थ कोरिया 100% वोटिंग होती है, 100% वोट मिलते हैं वहां पे उनको। Very good. रशिया में भी पॉपुलर गवर्नमेंट है। रशिया में 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माने। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, जरूरी है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों? गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। सब मल्टी पार्टी में मतलब जरूरी नहीं है जो मल्टी पार्टी वाला ऑप्शन जो आपने बताया था, सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बेटा मल्टी पार्टी गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल ही हो, पॉलिटिकल पार्टी मिलके भी तो अपने आप को चला सकती हैं। अलकायदा तालिबान मिलके, अलकायदा तालिबान और 2-3 ग्रुप और मिलके चलाएं तो जरूरी थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए और। सर ये 49th वाला क्वेश्चन है। If another global financial crisis happens in near future, which of the following action policies are most likely to give some immunity to India? ठीक है, not depending इसमें on short स्टार्टिंग term। के एक मिनट। If another global financial crisis happens in the near future, which of the following will give or most likely to give some immunity to India? Not depending on short term foreign borrowing, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब क्राइसिस होगा तो अपने पैसे वापस मांग लेंगे तभी। फर्स्ट इज करेक्ट, वेरी गुड। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, ठीक है, ये तो नहीं है बल्कि कम फॉरेन बैंक्स हो, तो सेकंड इज रॉन्ग, तो वन ओनली आंसर हो गया ना। और थर्ड है मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। और फुल कहां से ले आएंगे? फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब वर्ल्ड इंडिया में कोई भी कुछ भी कहीं से पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मींस कहीं भी किस कैसे भी तरीके से कोई भी पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो फुल कैपिटल अकाउंट इम्यूनिटी पे क्या मतलब जैसे हम ये क्यों नहीं कर सकते? कम हो जाएगी ना हमारी। तो आप की कंट्री में सारे फॉरेनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जब उन्हें जरूरत होगी वो बेच बेच के भाग जाएंगे। अगर 50% इंडियंस का शेयर होगा तो 50% जो स्टेक बेच पाएगा कोई? मतलब 50% अगर फॉरेनर का रहेगा तो इसीलिए आंसर यही है इसका, वन ओनली ए है ना। और कौन सा क्वेश्चन है? 53 वो 54। हाँ सर, इसके अंदर ट्रेजरी बिल जो होता है वो फाइनेंशियल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ना? Which in the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Housing loans owned by household, amounts outstanding on credit cards, treasury bills. Non-financial debt, ये तो इन्वेस्टमेंट मेजर है ना। नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेजर है ये तो, ट्रेजरी बिल्स पे ज्यादा नहीं। बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल डेट, ये सारे नॉन 1 2 3 तीनों ही है इसका तो। हाँ सर आंसर नॉन, आप गवर्नमेंट टी बिल इसलिए नहीं बेचती कि हमें डेट चाहिए, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट को फायदा होता है, आपने मान लीजिए गवर्नमेंट को 1 साल के लिए पैसे दिए, गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी उसको? 20 साल के लिए दिए तो कुछ कर भी सकते हैं, है ना। ओके। इसीलिए then which of the following factors or policies are affecting the price rise of India in the recent past? ये तो हमने कर ये लिया, सही हो गया था। हाँ ये तो हमने कर चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो
टुमारो विल कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई भी डाउट से लेके आइएगा, बेसिक क्वेश्चंस पास्ट ईयर के जितने कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, चलिए विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।